हाँ तो बच्चों, बेटा कैसे हो आप सभी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है डैट इज़ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ। तो देखिए, आप वेपर प्रेशर की बात करते हैं आपसे एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड। अगर हम किसी लिक्विड के लिए वेपर प्रेशर डिफाइन कर रहे हैं, द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज द प्रेशर exerted by the vapors above the liquid surface when the rate of evaporation is equal to rate of कंडेंसेशन। यानी कहने का मतलब है इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात कर रहे हैं। अगर आप वेपर प्रेशर की बात करते हो तो किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये वेपर्स के थ्रू लगने वाला प्रेशर होता है लिक्विड के सरफेस के ऊपर, जिसकी लिक्विड की बात कर रहे हो आप। किस कंडीशन में? जब इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों का रेट क्या हो, बराबर हो, इक्वल हो। यानी जितने नंबर ऑफ मोल्स इवेपोरेट हो रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ मोल्स कंडेंस हो रहे हो। इवेपोरेशन का मतलब समझते हो आप, लिक्विड का वेपर में चेंज होना, और कंडेंसेशन का मतलब हो गया वेपर का लिक्विड में चेंज होना। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि भाई वेपर प्रेशर की, तो जैसे मान लीजिए हमने कोई एक वेसल ले लिया या क्लोज कंटेनर ले लिया, इसके अंदर कोई हमारा क्या है, लिक्विड है या कोई सॉल्वेंट है कह सकते हो आप। तो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये क्या करेगा, अपने वेपर्स प्रोड्यूस करेगा इस तरीके से। देखिए ये वेपर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो लिक्विड का वेपर में चेंज होना क्या कहलाता है हमारा अभी, इवेपोरेशन। और वही वेपर क्या हो रहा है, जब नीचे की तरफ आ रहे हैं, देख लीजिए लिक्विड के सरफेस के ऊपर आ रहे हैं, हमारे पास में लिक्विड के अंदर आ रहे हैं, तो वेपर्स का लिक्विड में बदलना वापस, तो इसको क्या बोलते हो भाई, कंडेंसेशन। ठीक है जी। यानी कि आपका कह सकते हैं यहाँ पे कि रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है हमारा वो किसके इक्वल है जी, रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल है। ठीक है जी। उस टाइम में वेपर जब नीचे की तरफ आ रहे हैं तो इस सरफेस के ऊपर, ये जो सरफेस आपका है, इस सरफेस के ऊपर जो भी प्रेशर एक्सर्ट होगा वेपर्स के थ्रू, तो उसी को क्या बोलते हैं भैया, वेपर प्रेशर बोलते हैं। यानी वेपर जितना भी प्रेशर लगाएंगे सरफेस के ऊपर, किस कंडीशन में, जब इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों का रेट क्या हो, इक्वल हो। तो जो प्रेशर एक्सर्टेड होता है बाय द वेपर्स अबव द लिक्विड सरफेस, डेट इज कॉल्ड, सिंपल बोल सकते हो आप भाई, वेपर प्रेशर होता है। ठीक है जी। तो आई थिंक सो बात समझ में आ गई होगी कि वेपर प्रेशर से क्या मतलब है। ये प्रेशर होता है जो वेपर्स के थ्रू किसी भी लिक्विड के सरफेस पे लगाया जा रहा है, किस कंडीशन में, जब इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों का रेट कैसा है जी, इक्वल है। अब एक छोटी सी टर्म और लेते हैं हम यहाँ पर, इफेक्ट ऑफ एडिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अगर हम बात करते हैं आपसे इफेक्ट ऑफ एडिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की, इफेक्ट ऑफ एडिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की, तो जिस टेम्परेचर पर आपका जो सॉल्वेंट है वेपर प्रोड्यूस कर रहा है, यानी इवेपोरेशन आपका टेक प्लेस कर रहा है, उस टेम्परेचर पर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अपने वेपर्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, वहाँ पे उसका इवेपोरेशन नहीं हो रहा है। तो अगर हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डाल रहे हैं तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो बन रहा है
उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। आपको ये बात बतानी है यहाँ पे क्या कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करने पर जो हम रिजल्टिंग सॉल्यूशन बना रहे हैं सॉल्वेंट के साथ में, उस रिजल्टेंट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वहाँ पे इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। बोर्ड के एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट होता है कि भाई कई बार बोलते हैं कि भाई हम ग्लूकोज को ऐड कर रहे हैं भाई वाटर के अंदर, आपको बोल रहे हैं वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, ठीक है जी, क्या रीज़न है। ठीक है, शुगर को ऐड कर रहे हैं, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, क्या रीज़न है। ईथर को ऐड कर रहे हैं सॉल्वेंट में, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो गया, ठीक है जी। तो यानी कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पे ये देखना है कि अगर हम किसी नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट की बात करते हैं जिसका वेपर प्रेशर नेग्लिजिबल होता है उस सॉल्वेंट के कंपैरेटिवली, ठीक है जी, जिसके अंदर आप उसे ऐड कर रहे हो, तो उसका क्या रिजल्ट निकलता है, किसके ऊपर, वेपर प्रेशर ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन की बात करें तो। तब आप देखिए, ऑन द एडिशन ऑफ non volatile solute to a, ठीक है जी, given solvent, on the addition of non volatile solute to a given solvent, the vapor pressure of resulting solution decreases. It is due to the fact that non-volatile solute occupies the position of some solvent molecules on the surface of solvent, ठीक है जी। Therefore escaping tendency of solvent molecules to go into vapor phase decreases, ठीक है जी। तो मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे देखिए, ऑन द एडिशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, ठीक है जी, टू ए गिवन सॉल्वेंट, द वेपर प्रेशर ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या हो रहा है हमारा, डिक्रीज हो रहा है। वेपर प्रेशर रिजल्टिंग सॉल्यूशन का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है, इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट occupies the position of some solvent molecules on the surface of solvent। भाई जिस टेम्परेचर पे सॉल्वेंट मैंने आपको बताया कि अपने वेपर्स प्रोड्यूस कर रहा था, इवेपोरेशन हो रहा है, उस टेम्परेचर पर जो हमारा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है वो अपने वेपर बनाता ही नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या हो गया, अगर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को हटा करके सरफेस के ऊपर सॉल्यूट आ गया है, तो उस कंडीशन में जहाँ जहाँ पे वो सॉल्यूट होगा उतने पोर्शन में तो वेपर बनेंगे नहीं। अब हमारे पास क्या होगा, लेस सरफेस अवेलेबल होगा इवेपोरेशन के लिए। इवेपोरेशन के लिए क्या हमारे पास में अब लेस सरफेस अवेलेबल होगा। तो जब लेस सरफेस अवेलेबल होगा जहाँ से वेपर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इवेपोरेशन क्या होगा, उसके रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जब इवेपोरेशन कम होगा तो आपका वेपर प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वहाँ पे रिजल्टिंग सॉल्यूशन का बोलेंगे तो डिक्रीज हो जाएगा जी। तो यहाँ पर यही बात आपको मैं बताना चाहता था आपको। देखिए अब इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि भाई अगर हमारे पास में, देखिए हम बात करने जा रहे हैं अब आपसे किसकी जी, कि आपका हमने जो सॉल्यूट है इसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर वो कौन सा डाल दिया, नॉन वॉलेटाइल, ठीक है जी, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया।
अब सॉल्यूट क्या है, हमने ऐड किया हुआ है, यहाँ पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि भाई एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो क्या होगा भाई, अंदर अगर ऐड करोगे कोई सॉल्वेंट के अंदर आप सॉल्यूट ऐड कर रहे हो तो उसके मॉलिक्यूल्स सरफेस से होते हुए एक तो अंदर चले जाएंगे, बल्क में चले जाएंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो सरफेस के मॉलिक्यूल को हटा करके सॉल्वेंट के वहाँ पर अपनी पोजीशन ले लेंगे। तो जिस टेम्परेचर पर हमारा जो सॉल्वेंट था पहले वेपर बना रहा था, आप देख रहे थे, तो उस टेम्परेचर पर ये जो सॉल्यूट के मोल्स हैं, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स जो आपके पास आ गए हैं सरफेस के ऊपर, वो उस टेम्परेचर पे तो वेपर बनाएंगे नहीं। पहले तो हर जगह से वेपर बन रहे थे, पूरा सरफेस हमारे को वेपर प्रोड्यूस कर रहा था। अब जहाँ जहाँ पे ये हो गए उतने हिस्से में तो वेपर बन नहीं रहे ना भाई। जहाँ पे ये नहीं है हमारा सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स, जहाँ पर नहीं है, केवल उतना ही सरफेस हमारे पास अवेलेबल है किसके लिए, इवेपोरेशन के लिए। अब आपके पास जो पहले जो वेपर बन रहे थे उसके कंपैरेटिवली जो वेपर्स प्रोड्यूस होंगे वो क्या होंगे, हमारे पास में कम होंगे। यानी इवेपोरेशन क्या हो रहा है, यहाँ पे बोलेंगे तो डिक्रीज हो रहा है। अगर आपसे बोलेंगे तो इवेपोरेशन क्या हो रहा है, इवेपोरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है जी, इवेपोरेशन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। किसकी वजह से, ये जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल सरफेस पे आ गए, क्योंकि जिस टेम्परेचर पे सॉल्वेंट अपने वेपर बना रहा है उस टेम्परेचर पे इसके ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, ये वेपर प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा सॉल्यूट। ठीक है जी, तो यानी इस टेम्परेचर पर आप बोल सकते हो कि जो सॉल्यूट है उसका वेपर प्रेशर कैसा है, हमारा नेग्लिजिबल है। तो अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाता है कि भी अगर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को आप ऐड करते हो तो उसके रिस्पेक्ट में जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बन रहा है उसके वेपर प्रेशर पे क्या फ़र्क पड़ रहा होगा, तो आप बोलोगे ऑलवेज क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का आप बोलेंगे नेग्लिजिबल वेपर प्रेशर होता है। ठीक है जी, अगर हम बात करें किसके कंपेटिवली, सॉल्वेंट के कंपेटिवली, तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं भाई, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को सरफेस से हटा देते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स को, और वहाँ पर अपनी पोजीशन ले लेते हैं। तो जहाँ जहाँ पे वो पोजीशन ले रहे हैं उतने पोर्शन में वेपर प्रोड्यूस ही नहीं हो पा रहे गिवन टेम्परेचर पर, तो आपका रिजल्टेंट वेपर प्रेशर ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा, क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो रहा है वहाँ पे, डिक्रीज होता चला जा रहा है। तो आई थिंक सो बात समझ में आ गई होगी कि अगर आपसे बोलते हैं कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं किसी भी लिक्विड के अंदर तो हमारा क्या फ़र्क पड़ रहा है जी, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर। अब इसी में ही आप, जैसे मैंने वोलेटाइल की बात, नॉन वोलेटाइल की बात करी है, अब आप वोलेटाइल की बात भी कर सकते हो। आप इफेक्ट ऑफ, आप बोलेंगे भाई एडिंग, इफेक्ट ऑफ एडिंग volatile solute, effect of adding volatile solute। तो आप देखिए on the addition of volatile solute to a given solvent, generally it increases the vapor pressure of, ठीक है जी, resulting solution, but it happens only when solute which is being added, ठीक है जी, solute which is being added is more volatile than that of, ठीक है जी, given solvent। ठीक है जी, यानी आपको यहाँ पर हम ये बता रहे हैं आपको कि वोलेटाइल सॉल्यूट की बात करें तो जो अपने वेपर्स को ईजिली प्रोड्यूस कर सकते हैं तो उन्हीं को बोलते हो भाई आप वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है भाई,
जो ईजिली लोवेस्ट टेम्परेचर पर अपने वेपर को प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी अगर हम जर्नल बात करें तो वोलेटाइल अगर बात कर रहे हैं तो वेपर प्रोड्यूस कर रहा है, तो आप बोलेंगे कि अगर किसी वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं आप, तो उसके रिस्पेक्ट में जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बन रहा होता है उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा होता है। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि मैंने आपको यहाँ पे देखो कंडीशन अप्लाई कर दी है कि ये जब ही होगा जब सॉल्यूट को जो ऐड कर रहे हो, ठीक है जी, वो उसका वोलेटाइल नेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। किसके कंपेरेटिवली, सॉल्वेंट के कंपेरेटिवली। मान लो आपका सॉल्वेंट आपका क्या 100 डिग्री सेल्सियस पे अपने वेपर प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है जी, अब आपका सॉल्यूट ऐड किया वो भी 100 पे कर रहा है, तो उस कंडीशन में तो जितने वेपर पहले बन रहे थे, इवेपोरेशन जितने मोल्स का हो रहा था उतने का ही बाद में भी होगा, क्योंकि चाहे वो सॉल्यूट हो चाहे वो सॉल्वेंट हो सरफेस पे, ठीक है जी, क्या फ़र्क पड़ता है भाई, सॉल्यूट अगर होगा सॉल्वेंट दोनों होंगे तो अभी 100 पे क्या होगा, अगर दोनों का टेम्परेचर सेम ही है जिस पे वो वेपर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपका जितने नंबर ऑफ मोल्स पहले जा रहे थे खाली सॉल्वेंट होने पे, उतने ही हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के होने पर ही उतने ही नंबर ऑफ मोल्स इवेपोरेट होंगे। तो रिजल्टिंग वेपर प्रेशर जो बनेगा वो क्या होगा, उतना ही बनेगा जितना कि पहले सॉल्वेंट के केस में था। हाँ, फ़र्क तो जब पड़ेगा जब आपका क्या है, जो सॉल्यूट आपने ऐड किया हुआ है उसका वोलेटाइल नेचर ज़्यादा है। यानी जैसे ईथर को वाटर में ऐड करते हैं, तो ईथर क्या होता है, वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, ईथर का बॉइलिंग टेम्परेचर उससे लो होता है। तो अगर आप ईथर को ऐड कर रहे हो तो 100 तक पहुंचने से पहले ही वेपर्स बनाना चालू कर देगा ईथर के मोल्स जो सरफेस पे हैं। तो आपका जब तक 100 पहुंचोगे तब तक ले पहले से बहुत से वेपर बन गए। अब खाली जो वाटर था तो वो 100 पे ही वेपर बना रहा था हमारा। तो यानी कहने का मतलब है कि जब 100 पे वो वेपर वाटर बनाना चालू करेगा तो ईथर के ऑलरेडी मोल्स वहाँ वेपर स्टेट में हमारे पास प्रेजेंट होंगे। तो ज़्यादा मोल्स अगर वेपर स्टेट में होंगे इवेपोरेट होकर के, तो उनका प्रेशर भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा हमारा। तो कॉमन सी बात है ये तो। यानी वोलेटाइल नेचर अगर हमारा सॉल्यूट का अगर मोर देन सॉल्वेंट होगा तभी आपका इंक्रीज होगा। अगर इक्वल वोलेटाइल नेचर है तो आपका वेपर प्रेशर एज इट इज़ ही रहेगा, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो बात हो गई आपकी कि अगर आप वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हो किसी सॉल्वेंट में या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हो तो उसके रिस्पेक्ट में रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो बन रहा है हमारा उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। अब आप देखिए नेक्स्ट है हमारे पास में स्टेटमेंट है हमारी राउल्ट्स लॉ। अब देखिए राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है हमारा, देखिए इसके दो केस होते हैं। जैसे हम केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं, आपसे पहले केस फर्स्ट की बात करते हैं। व्हेन सॉल्यूशन कंटेनिंग volatile solute, when solution containing volatile solute, ठीक है जी। अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर वोलेटाइल सोल्यूट होगा, यानी कि जो सॉल्वेंट है उसके साथ में जो ऐड किया हुआ सोल्यूट अगर वोलेटाइल है, ठीक है जी, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन अगर वोलेटाइल सोल्यूट के साथ में बनाया हुआ है हमने, तो उसके अकॉर्डिंग राउल्ट्स लॉ की स्टेटमेंट हमारी क्या कहती है, देखिए। तो आप बोल सकते हो आप एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर the partial vapor pressure of a component is equal to the mole fraction of that component multiplied by vapor pressure of same component in its pure states। अब ये हमने स्टेटमेंट बताई आपको कि राउल्ट्स लॉ के केस में स्टेटमेंट क्या होती है। किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर
अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन आपने प्रिपेयर किया हुआ है, ठीक है जी, मान लीजिए 2 कंपोनेंट का सॉल्यूशन हमने बनाया हुआ है आपस में मिक्स करके, तो सॉल्यूशन जो बनाया हुआ है ए और बी को जो मिक्स किया हुआ है, उस ए और बी के सॉल्यूशन में जो ए का जो खुद का प्रेशर होगा, जितना प्रेशर आपका ए का वहाँ पर होगा, तो उसको बोल रहे हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, ठीक है जी। वो किसके बराबर होता है? उसी कंपोनेंट, यानी अगर आपका कोई कंपोनेंट है उसके जिसके पार्शियल प्रेशर की बात कर रहे हो, उसी के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है, मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। प्योर स्टेट मतलब जब सॉल्यूशन नहीं प्रिपेयर किया आपने, और अगर हमारा किसी भी कंटेनर के अंदर प्योर फॉर्म में वही कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो उसका जो खुद का जो प्रेशर होगा प्योर स्टेट में, उसी को क्या बोलते हो आप? वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। तो कुछ परसेंटेज आपको बात समझ में आई होगी, और बाकी की बातें हैं जो आपको जैसे ही हम एग्जाम्पल लेंगे वो चीज़ आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगी। अब आप देखिए, इधर देखिए, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेट अस सपोज, ठीक है जी, वी हैव 2 कंपोनेंट्स, ठीक है, आपका ए है और एक बी है, 2 कंपोनेंट्स है हमारे पास। अगर यहाँ पे बात करें तो ये क्या हो गया हमारे पास में, बोलोगे कंपोनेंट्स हो गए, ठीक है जी। अब आपके पास देखिए पार्शियल वेपर प्रेशर्स की बात करते हैं, यानी कोई कंटेनर है, अब इसके अंदर क्या किया हुआ है हमने, ए और बी दोनों को ले लिया है, ठीक है जी, ए और बी दोनों को ले लिया है, ठीक है जी। मैं आपसे बात कर रहा हूं जैसे कि अब आपका ए, ठीक है, ए अपने वेपर्स प्रोड्यूस कर रहा है इस तरीके से, तो इन वेपर्स के थ्रू सरफेस के ऊपर क्या प्रेशर लग रहा है, तो ये मैं बोल रहा हूं आपका, ये हमारे पास ए है, मान लिया हमने, ए का खुद का जो प्रेशर है वो कितना एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है जी। इस सॉल्यूशन के अंदर ए और बी का जो हमने सॉल्यूशन बनाया हुआ है, ए का खुद का प्रेशर क्या है हमारा, बोल रहे हैं वो हमारा क्या है जी, पी है। और अगर हम बी की बात करते हैं, बी वाले की बात करते हैं, मान लीजिए ये बी है, इस तरीके से ये बी बन रहा है हमारा, ठीक है जी। और बी का जो प्रेशर होगा वो देखना है हमारे को, ठीक है जी, बी का प्रेशर जो होगा वो देखना है हमारे को। ये जो कंपोनेंट्स हैं तो इनके प्रेशर्स को क्या बोल रहे हैं हम, पी बी, और इन वाले की बात कर रहे हैं तो उसके पार्शियल प्रेशर को हमने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, यहाँ मैं थोड़ा इसके साथ दिखा देता हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि नीचे आकर के ये लगा रहे हैं, ठीक है जी, ये देखो, ठीक है जी। तो यानी कि ए वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो अपना कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, बी वाले जो कंपोनेंट हैं सॉल्यूशन के अंदर वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, पी ए एंड पी बी हो गया। पार्शियल वेपर प्रेशर्स की बात कर रहे हैं कंपोनेंट ए एंड बी की, तो आपका पी ए एंड पी बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम आपको इसको, पी ए एंड पी बी। अब आप देखिए, अब अगर हम बात करते हैं वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट्स, यानी अब सॉल्यूशन नहीं है, अब आप इसमें से जैसे अब आपका क्या है, ए की बात कर रहे हो तो बी को हटा दो, बी कंपोनेंट नहीं है, खाली ए है। अगर आपके पास में क्या है, बी वाले की प्योर स्टेट की बात करेंगे तो ए वाले कंपोनेंट को इसको हटा के खाली बी की बात कर रहे हैं, वहाँ पे बी अवेलेबल है कंटेनर के अंदर। अगर ओनली ए अवेलेबल होगा तो उसका जो खुद का जो प्रेशर है वो हमने बोला हुआ है पी नोट ए है। अगर ओनली बी अवेलेबल होगा तो ये क्या हो जाएगा, पी नोट बी हो गया, ठीक है जी। अब मोल फ्रैक्शंस की बात करते हैं, अगर हम मोल फ्रैक्शंस की बात करते हैं तो ए वाले का जो मोल फ्रैक्शन है वो हमने मान लिया एक्स है, और बी वाले का जो मोल फ्रैक्शन है तो ये हो गया हमारा एक्स भी हो गया। तो ये मैंने आपको ये एक रिप्रेजेंटेशन दी है कि अगर हमारे पास 2 कंपोनेंट से कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं हम, तो वहाँ पर पार्शियल प्रेशर से क्या मतलब है हमारा, मोल फ्रैक्शन का क्या है और आपका वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट क्या है, ठीक है जी। बात को समझ गए होगे आप। अब हम बात करते हैं अपनी स्टेटमेंट की, जो मैंने आपको इस लॉ के अकॉर्डिंग बात करनी है आपसे। तो देखिए आप, ये देखिए आप,
अगर मैं अब आपसे बात करूं कि भाई अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ क्या केस बन रहा है, देखिए अब यहां पर पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स ए पी नॉट ए, एंड पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एक्स बी पी नॉट बी। अब आपकी स्टेटमेंट क्या कहती है, देखो स्टेटमेंट को लर्न करने की जरूरत नहीं है आपको, यहीं से आप समझ सकते हो। आप किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मैंने क्या बताया आपको, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, यानी ए कंपोनेंट की बात हो रही है, देख लो, इज इक्वल टू द, लैंग्वेज पे ध्यान देना, स्टेटमेंट में यही लिखी हुई है आपकी, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ए का ही मोल फ्रैक्शन है, देख लो, मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ सेम कंपोनेंट, यानी ए कंपोनेंट ही है, देख लो आप, इन प्योर स्टेट। प्योर स्टेट का सिंबल हमने क्या दिया हुआ है, पी नॉट ए, आप देख लो आप। तो लैंग्वेज यहीं से बन गई, जो आपने स्टेटमेंट जो नोट करी है ऊपर, तो स्टेटमेंट आप यहीं से बना सकते हो, चाहे इससे बना लो चाहे इससे बना लो, एक ही बात है। अब देखो टोटल वेपर प्रेशर, अगर आपसे मैं बात करूं टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज गिवन बाय, रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज गिवन बाय, तो क्या बन जाएगा बोलेंगे तो पी टोटल। अगर मैं बोलूं तो भाई टोटल वेपर प्रेशर कैसे बनेगा, सॉल्यूशन के अंदर जो ए का जो प्रेशर है और बी का जो पार्शियल प्रेशर है, दोनों को प्लस कर दो आप, तो ये हो जाएगा आपका क्या जी, पी ए प्लस पी बी। अब पी ए क्या है हमारा, हम क्या लिख सकते हैं और करके देखो, पी टोटल को क्या लिख सकते हैं बोलो हम, पी ए क्या है हमारा, एक्स ए पी नॉट ए है, और पी बी क्या है हमारा, आप बोल रहे हो एक्स बी पी नॉट बी है, ये हो गया हमारा। अब आपको पता ही है एक्स ए प्लस में एक्स बी जो होता है, मैंने पिछली क्लासेस में ऑलरेडी बताया हुआ कि मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो यूनिट ए के बराबर होता है। तो अगर मैं ये लिखना चाहूँ कि भाई एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, तो एक्स बी इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ बोलिए, मैं 1 माइनस एक्स ए, एक्स बी इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ भाई, 1 माइनस एक्स ए। अब आप देखिए, अब आपके पास में अब रिजल्ट किस फॉर्म में आ जाएगा, आपका जो पी टोटल है, पी टोटल है इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ भाई, इसको मैं एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी को क्या लिख सकता हूँ भाई, 1 माइनस एक्स ए, और ये हो जाएगा आपका पी नॉट बी। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पी टोटल इक्वल टू में एक्स ए पी नॉट ए, अंदर मल्टीप्लाई कर दो पी नॉट बी को, ये हो जाएगा आपका पी नॉट बी माइनस एक्स ए पी नॉट बी। अब आप देखिए, अब आपका क्या है, देखिए यहाँ पर इन दोनों में एक्स ए टर्म कॉमन हो सकती है, तो इसको रिजल्ट को इस तरीके से लिख लेते हैं भाई हम, पी टोटल इक्वल टू में एक्स ए पी नॉट ए, इस वाली टर्म को आगे ले लो आप, माइनस एक्स ए पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी। अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो पी टोटल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बोलिए हम, पी टोटल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स ए, और ये क्या हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस में पी नॉट बी। तो आप देख रहे हो ये रिजल्ट हो गया हमारा, ठीक है जी। एक रिजल्ट हमारा ये भी हो सकता है, जगह जगह आपको इस फॉर्म में भी रिजल्ट को यूज़ करना पड़ सकता है और इस फॉर्म में भी, ठीक है जी। कई बार क्या होता है कि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू गिवन नहीं होती और वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट्स वैल्यूज आपको पता होती है, तो उस कंडीशन में आपको जब पार्शियल प्रेशर निकालना हो तो आप उस कंडीशन में ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं जब मोल फ्रैक्शन गिवन ना हो। और मोल फ्रैक्शन वगैरह अगर गिवन है तो उस कंडीशन में फिर सारे डाटा के ऊपर सारी बात होती है एक्चुअली, कि डाटा किस फॉर्मेट में हमारे पास में अवेलेबल है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला भी अप्लाई होता है जगह जगह पे और ये भी होता है। बाकी जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो अपने आप ही सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। तो फिलहाल आपको ये रिजल्ट आ गया। अगर आपसे एग्जाम में आता है कि भाई डेरिवेशन करना है आपने रॉल्स लॉ के केस फर्स्ट के लिए, जब सॉल्यूशन के अंदर वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो आप ये रिजल्ट आप इस तरीके से फाइंड आउट करके बताएंगे आप। तो आई थिंक सो बात समझ में आ गई होगी, केस फर्स्ट क्लियर हो गया आप लोगों के लिए। अब मैं आपसे बात करूंगा केस सेकंड की। रॉल्स लॉ का केस सेकंड करना है हमारे को, केस सेकंड। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं भाई केस सेकंड की।
व्हेन आप बोलेंगे सॉल्यूशन, व्हेन सॉल्यूशन कंटेनिंग, आप बोल रहे हो भाई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जब किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट है अगर वो नॉन वोलेटाइल है, अगर भाई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को लेकर के कोई सॉल्यूशन बना रहे हो तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का तो खुद का वेपर प्रेशर होता ही नहीं है, वो तो नेग्लिजिबल होता है सॉल्वेंट के कंपेरेटिवली। तो हम बोलेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है खाली सॉल्वेंट की वजह से ही हो रहा है। तो यानी रॉल्ट्स-लॉ का अगर इस केस को लेकर के बात करते हैं तो हमें पहले वाले केस में तो सॉल्यूट का भी वेपर प्रेशर हमें कंसिडर करना था और सॉल्वेंट का भी। अब यहाँ हमें सॉल्यूट का कंसिडर करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ना भाई हम कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू, लैंग्वेज में भी लिख सकते हो आप इसी बात को, एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू, मैं क्या बोलूँगा भाई जी, मोल फ्रैक्शन ऑफ, ठीक है जी, सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट्स। ठीक है जी, ये हो गया भाई पहले वाले की तरह ही है। उसमें हमने कंपोनेंट वर्ड यूज़ किया था क्योंकि उसमें हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की बात करनी थी स्टेटमेंट के अंदर। यहाँ पर हम ओनली सॉल्वेंट को लेकर के बात करेंगे। लैंग्वेज आप बना लेना अपनी तरफ से ही कि एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। आप देखिए अगर मैं इस बात को बोलूँ कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट जो है वो इक्वल होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो ये बात गलत तो होगी नहीं भाई। सॉल्यूशन तो ऑलरेडी हमने प्रिपेयर किया ही है ना भाई। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो सॉल्यूशन को लेकर के बात कर रहे हैं। सॉल्यूशन के अंदर क्या है, सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है। सॉल्यूट आपका नॉन वोलेटाइल है तो इसलिए सॉल्यूट का वेपर प्रेशर है ही नहीं। तो हम बोल सकते हैं ना कि भाई सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके बराबर है भाई, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के बराबर है। क्योंकि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू में क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूट के वेपर प्रेशर को हमने हटा दिया, निगलेक्ट कर दिया, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ही क्या है हमारा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। तो इसे इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, द अबव इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रीरिटन एज, अगर मैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बोल दूं तो इसके लिए मैंने सिंबल दे दिया इसे पीएस, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। देखो तो गलत तो नहीं होगी ना बात, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यूजुअली हमारा फर्स्ट कंपोनेंट होता है किसी भी सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए। इसको मैंने सिंबल दे दिया x1 से। x1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है जी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट ये हो गया हमारा P नोट। अब देखिए अब प्रेशर को प्रेशर के साथ ले लेते हैं तो PS अपॉन में P नोट इक्वल टू में क्या हो जाएगा बोलेंगे तो x1, PS अपॉन P नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा x1। अब आप देखिए धीरे धीरे हम रिजल्ट को आगे फॉलो कर रहे हैं, कैसे रिजल्ट हमारा ऑब्टेन होगा इस केस में देखेंगे हम। अब देखिए अब अगर मैं बात करूं आपसे सब्ट्रैक्टिंग अबव इक्वेशन बोथ साइड्स बाय 1, यानी 1 से हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट और राइट दोनों साइड की बात कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ठीक है जी, तो ये रिजल्ट हो जाएगा हमारा फिर आपका 1 माइनस PS अपॉन P नोट इक्वल टू में 1 माइनस x1। ठीक है जी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बोलिए हम, ये हो जाएगा हमारा P नोट माइनस PS अपॉन P नोट। ठीक है जी, और ये क्या हो जाएगा बोलेंगे तो 1 माइनस x1 क्या होता है बोलेंगे तो n1 अपॉन में n1 प्लस n2। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसे, n1 अपॉन में n1 प्लस n2। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिख दिया मैंने सॉल्वेंट के लिए।
जिसके लिए निकालते हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब हमारा रिजल्ट किस फॉर्म में आ गया, देखिए पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू, इसको और सिंप्लीफाई करें तो N1 प्लस N2 माइनस N1 अपॉन में N1 प्लस N2, ये हो गया। देख लीजिए N1 से N1 कैंसिल आउट हो गया। अब क्या हो गया, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट इक्वल टू में N2 अपॉन में N1 प्लस N2, ठीक है जी, N2 अपॉन में N1 प्लस N2। अब आप देखिए जैसे x1 हमारा N1 अपॉन में N1 प्लस N2 होता है, तो N2 अपॉन में N1 प्लस N2 है, तो इसका मतलब x2 हो जाएगा ये। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, देखो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू में ये हो जाएगा x2, ये हो गया। देखो अब आपको पता है कि अगर हमने किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है तो वेपर प्रेशर में कमी आ गई है, वेपर प्रेशर में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो अगर हमें लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बताना है तो यानी इसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए जो आपका सॉल्वेंट था जिसका वेपर प्रेशर पहले ज़्यादा था प्योर स्टेट में, उसमें से जब हमने सॉल्यूट को डाल करके सॉल्यूशन बनाया तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है, सॉल्वेंट का ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाले में से कम वाली वैल्यू को माइनस कर दो आप। तो जितनी डिक्रीजमेंट हुई है, जितनी लोअरिंग हुई है, वो लोअरिंग की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आपसे मैं यहाँ पे बात करूँ, इधर देखिए हेयर पी नॉट माइनस पी एस की बात करें तो इज द, आप बोलोगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर आपसे एग्जाम में बोलते हैं कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालिए आप, तो आपको किसकी वैल्यू बतानी है वहाँ पे, पी नॉट माइनस पी एस। पी नॉट क्या है, प्योर स्टेट की बात हो रही है, जब वेपर प्रेशर ज़्यादा था। जब आपने सॉल्यूट को ऐड किया, सॉल्यूशन बन गया, तो वेपर प्रेशर क्या हो गया वहाँ पे, कम हो गया है। कितना कम हो गया है, वही क्या कहला रही है, लोअरिंग कहला रही है। एंड अगर पूरे सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में आपको रिलेटिव लोअरिंग बतानी हो तो क्या करेंगे आप, देखिए एंड पी नॉट माइनस पी एस, ये लोअरिंग थी विद रिस्पेक्ट टू टोटल सॉल्यूशन, रिलेटिव निकालनी है हमारे को लोअरिंग, तो आप बोलोगे पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज द, आप क्या बोलेंगे भाई, ये क्या हो गया आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब आप देखिए यहाँ से हम इसको बोलेंगे पूरे को क्या जी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वो डेफिनेशन बना रहा हूँ मैं रिलेटिव लोअरिंग की, देखिए द रिलेटिव lowering of vapor pressure of a solution, the relative lowering of vapor pressure of a solution is equal to किसके बराबर है बताइए आप, मोल फ्रैक्शन ऑफ solute। The relative lowering of vapor pressure of a solution is equal to मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। किस कंडीशन में ये चीज़ बराबर हुई है, अब आप हेडिंग पे आ जाओ, जो मैंने हेडिंग डलवाई है आपको, व्हेन सॉल्यूशन कंटेनिंग, व्हेन सॉल्यूशन कंटेनिंग, आप बोल रहे हो भाई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो यहाँ से देखो स्टेटमेंट भी बन गई। अगर आपसे रिलेटिव लोअरिंग को डिफाइन करने को बोलते हैं, ठीक है जी, ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, आगे के लेक्चर में हमारा डिस्कशन होगा। फिलहाल आप इतनी बात को समझिए कि रिलेटिव लोअरिंग की बात करते हैं तो वो किसके इक्वल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल है, ठीक है जी। कब, जब सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कैसा है जी हमारा, नॉन वोलेटाइल है। तो ये तो बात हो गई हमारी कि भाई रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस तरीके से आप इसको फाइंड आउट करते हो आप, और स्टेटमेंट इसकी क्या होती है, ठीक है जी। अब देखो एक छोटा सा डेरिवेशन और ले लेते हैं इसी केस में, डिटर्मिनेशन ऑफ ठीक है जी, डिटर्मिनेशन ऑफ, आप बोल रहे हो मोलिकुलर मास
मोलिकुलर मास ऑफ, ठीक है जी, सॉल्यूट। अगर हमारे को मोलिकुलर मास निकालना है सॉल्यूट का तो कैसे डिटरमाइन करते हैं, ठीक है जी, बाय रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है जी। अब आप देखिए वी नो डेट the relative lowering of vapor pressure is given by the relative lowering of vapor pressure of the solution is given by, आपका रिजल्ट अभी आया था पी नोट माइनस पी एस अपॉन में पी नोट इक्वल टू में क्या x2 को क्या लिख सकता हूँ भैया मैं n2 अपॉन में n1 प्लस n2। देखिए अब इफ सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, इफ सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, मतलब डाइल्यूट का मतलब क्या है, सॉल्वेंट की क्वांटिटी का सॉल्यूशन में ज़्यादा होना, यानी n1 क्या हमारा मच ग्रेटर है देन दैट ऑफ n2। तो जैसा मैथ्स में करते हो कि एक टर्म बहुत बड़ी होती है और एक बहुत छोटी होती है, छोटी को निगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे अब सॉल्यूशन के अंदर अगर सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा, सॉल्यूट कम अमाउंट में होगा, तो सॉल्यूट के अमाउंट को हम क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। सो डैट हम बोलेंगे N2 इज निगलेक्टेड इन सॉल्यूशन, N2 को क्या कर दिया हमने, निगलेक्ट कर दिया सॉल्यूशन के अंदर। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम, N2 को हमने निगलेक्ट कर दिया सॉल्यूशन के अंदर। अब क्या होगा देखिए रिजल्ट हमारा, नाउ हमारा अब रिजल्ट क्या बन गया बोलेंगे तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू में N2 अपॉन में N1, N2 अपॉन में N1 और पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। अब n क्या होता है, W अपॉन m, तो N2 को क्या लिख सकता हूँ भाई मैं W2 अपॉन M2 और N1 को क्या लिख सकता हूँ भाई W1 अपॉन में M1। ये हो गया हमारा। इधर देखिए हम क्या लिख सकते हैं अब रिजल्ट को, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, तो W2 इंटू में M1 ऊपर चला जाएगा, M2 को नीचे ले आओ, इंटू में W1। ये रिजल्ट आ गया हमारा। अब मॉलिक्यूलर मास निकालना है हमारे को, तो M2 को छोड़ करके सारी वैल्यूज दे रखी होंगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि मॉलिक्यूलर मास ही निकालने को बोले क्वेश्चन के अंदर। अगर आपको बोलता है सॉल्यूट का आपको अमाउंट बताना है तो W2 हो गया, सॉल्वेंट का अमाउंट निकालना है तो W1 हो गया, ठीक है जी। अगर आपसे बोलता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू बताइए तो PS हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट की वैल्यू बताइए तो P नोट हो गया। तो इनके सिंबल्स मालूम होने चाहिए कि एक्चुअली में किस सिंबल को हमने किसके लिए नोट किया हुआ है यहाँ पे। तो आप नोट करेंगे आप हेयर, अगर मैं P नोट की बात करूँ तो ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट्स, ठीक है जी। अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे PS क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है जी। अब मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर मैं बोलूँ कि हमारा W2 क्या है यहाँ पे, तो बोलेंगे मास ऑफ सॉल्यूट है, 2 मतलब सॉल्यूट सेकंड कंपोनेंट। अब आपका W1 क्या हो गया इसके हिसाब से, तो मास ऑफ सॉल्वेंट। M1 क्या हो गया, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट 1 है ना भाई। M2 का मतलब क्या हो गया, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये पता होना चाहिए एक्चुअली, न्यूमेरिकल में कई बार ये पता चलता है कि भाई सॉल्यूट का आपको बोल रहे हैं मास निकालने के लिए, तो बच्चे क्या करते हैं कि भाई W1 की वैल्यू निकाल के रख देते हैं वहाँ पे, ठीक है जी। तो पता चला सॉल्वेंट की वैल्यू दे रखी है, उसे सॉल्यूट की जगह पुटअप कर दिया, सॉल्वेंट की वजह सॉल्यूट की दे रखी है तो सॉल्वेंट की जगह डाल दिया उसे।
तो आपको सिंबल्स के बारे में पता होना चाहिए कि बेसिकली कौन सा सिंबल किस टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो नोट डाउन कर लीजिए अब आप।